हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का टॉपिक रिलेशन पढ़ने वाले हैं। आज हम इस वीडियो में रिलेशन के टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे, रिलेशन क्या होते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, टाइप ऑफ रिलेशन क्या क्या हैं, उनको हम एग्जाम्पल के थ्रू स्टेप बाय स्टेप बेसिक से समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कह रहा है कि ए रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू बी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। इसमें क्रॉस का मतलब क्या है? इसमें क्रॉस का मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट है। कार्टेशियन प्रोडक्ट कह रहा है कि ए रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू बी इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। मतलब दो सेट है, उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट रिलेशन होता है। इनको हम सेकेंड वे में कैसे समझ सकते हैं कि लेट टू नॉन एम्प्टी सेट ए एंड बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स ए क्रॉस बी इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ ए एंड बी। कह रहा है कि दो सेट हैं, उनके एलिमेंट का सभी ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट है और रिलेशन होता है, जिन्हें हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। इनको हम मैथमेटिकली इस तरह से समझ सकते हैं। इसमें ए क्रॉस बी का मतलब क्या होता है कि सेट ए का एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट के साथ पेयर बनाएंगे, जोड़े बनाएंगे। जैसे इस तरह से बना है स्मॉल ए बी। स्मॉल ए सेट ए का एलिमेंट है, स्मॉल बी सेट बी का एलिमेंट है, जिसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई सेट ए है जिसमें एलिमेंट ए बी सी हैं और दूसरा सेट बी है जिसमें एलिमेंट 1 2 हैं। तो इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा? ए क्रॉस बी। इसमें हम पेयर बनाएंगे। किनका पेयर बनाएंगे? एलिमेंट्स का पेयर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? तो देखिए, ए क्रॉस बी, पहला सेट ए है तो सेट ए का एलिमेंट का पेयर सेट बी के एलिमेंट के साथ बनाएंगे। मतलब ए का पेयर 1 के साथ बनाएंगे, फिर बी का पेयर 1 के साथ, सी का पेयर 1 के साथ। इसी तरह से ए का पेयर 2 के साथ बनाएंगे, बी का पेयर 2 के साथ, सी का पेयर 2 के साथ। तो चलिए लिखते हैं, बनाते हैं इनको पेयर। तो ए का पेयर हमने 1 के साथ बनाया, फिर उसके बाद ए का पेयर 2 के साथ। इसके बाद बी का पेयर हम 1 के साथ बनाएंगे और इसके बाद बी का पेयर हमने 2 के साथ बना दिया। इसी तरह से सी का पेयर हमने 2 के साथ बनाया और सी का पेयर 1 के साथ बना दिया। इसी तरह से हम ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट निकालेंगे। इनको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं दो सेट का। इसी तरह से अगर हम बी क्रॉस ए अगर निकालें तो बी क्रॉस ए भी इसी तरह से निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? बी के एलिमेंट का पेयर ए के एलिमेंट के साथ बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? जैसे बी का एलिमेंट 1 है, 1 का पेयर ए के साथ बनाएंगे, फिर 1 का पेयर बी के साथ बनाएंगे, फिर 1 का पेयर सी के साथ बनाएंगे। इसी तरह से 2 का पेयर ए के साथ बनाएंगे, 2 का पेयर बी के साथ बनाएंगे और 2 का पेयर सी के साथ बनाएंगे। इसमें मेन बात क्या है कि कार्डिनैलिटी क्या होगी? ए क्रॉस बी की कार्डिनैलिटी क्या होगी, बी क्रॉस ए की कार्डिनैलिटी क्या होगी? डिपेंड करेगा कि सेट ए और बी की कार्डिनैलिटी क्या है। तो इसमें देखते हैं कि सेट ए की कार्डिनैलिटी 3 है, सेट बी की कार्डिनैलिटी 2 है। तो ए क्रॉस बी की कार्डिनैलिटी कितनी आती है? 1 2 3 4 5 6 आती है। इसी तरह से बी क्रॉस ए की कार्डिनैलिटी क्या आती है? 1 2 3 4 5 6 आती है। क्यों ऐसा आती है? क्योंकि यहाँ पर ए की कार्डिनैलिटी 3 दे रखी है, बी की कार्डिनैलिटी 2 दे रखी है, तो इनका मल्टीपल 3 × 2 = 6 होता है। तो वो आ जाती है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट की कार्डिनैलिटी। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए दोनों सेम होंगे। अब इसके बाद इसी तरह से दूसरा एग्जांपल लेते हैं। कह रहा है कि सेट P = A B C D Q = 4 3। तो इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे। तो P क्रॉस Q निकालते हैं। P क्रॉस Q का मतलब ये होता है कि सेट P का एलिमेंट का पेयर बनाएंगे सेट Q के एलिमेंट के साथ। तो कैसे बनाएंगे? A का पेयर 4 के साथ बनाया, फिर इसी तरह से A का पेयर 3 के साथ बनाया, फिर B का पेयर 4 के साथ, B का पेयर 3 के साथ। इसी तरह से C का पेयर 4 के साथ बनाएंगे और C का पेयर 3 के साथ
और लास्ट में डी का पेयर 4 के साथ बनाया, डी का पेयर 3 के साथ। तो इतना तो अब बना लेंगे। इसके बाद हम कार्डिनलिटी की बात करें, किसकी कार्डिनलिटी? पी क्रॉस क्यू की कार्डिनलिटी। तो कैसे आएगी, कितनी आएगी? तो देखेंगे सेट पी की कार्डिनलिटी कितनी है। कार्डिनलिटी मतलब क्या होता है कि सेट पी में कितना एलिमेंट है, वो होता है कार्डिनलिटी ऑफ द सेट। तो कितना है सेट पी में कार्डिनलिटी कितनी है? तो नंबर ऑफ सेट पी इज इक्वल टू 1 2 3 4। नंबर ऑफ सेट पी कितना है? 4 है। और क्यू में कितना एलिमेंट है? तो 2 है। नंबर ऑफ सेट क्यू इज इक्वल टू 2। तो इसी तरह से पी क्रॉस क्यू की कार्डिनलिटी कितनी आ जाएगी? नंबर ऑफ पी क्रॉस क्यू कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल 8 एलिमेंट है। कैसे आ रहा है? इन दोनों का मल्टीपल कर देंगे, 4 इंटू 2 कर देंगे तो 8 आ जाएगा। इसका मतलब इसी तरह से एक फार्मूला आ गया इसमें, जो कि क्या है, अगर कोई सेट ए है उसकी कार्डिनलिटी m दे रखी है और दूसरा सेट बी है उसकी कार्डिनलिटी n दे रखी है, ठीक है, तो उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट की कार्डिनलिटी नंबर ऑफ ए क्रॉस बी कितना आएगी? m इंटू n आएगी। ठीक है, ये हो गया इसका फार्मूला कि अगर सेट ए में कितना एलिमेंट है ओ दिया हो, सेट बी में कितना एलिमेंट है ओ दिया हो, तो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितना एलिमेंट आएगा वो हम निकाल लेंगे। इस तरह से इस फार्मूले से निकाल लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि 3 सेट हैं ए क्रॉस ए क्रॉस ए, इस तरह से 3 सेट हैं। इसमें कोई एलिमेंट इस तरह से है ए बी सी। ठीक है, ए बी सी किस तरह से है कि स्मॉल ए कैपिटल ए का मेंबर है, इस तरह से लिख लेते हैं, स्मॉल ए बी सी तीनों एलिमेंट सेट ए का मेंबर है। ठीक है, तो हम इसको इस तरह से कहेंगे, हेयर स्मॉल ए बी सी, स्मॉल ए बी सी को क्या कहेंगे? इज कॉल्ड ऑर्डर ट्रिपलेट कहेंगे, ऑर्डर ट्रिपलेट। कोई 3 एलिमेंट का हम ऑर्डर निकाल रहे हैं, जैसे ए क्रॉस ए क्रॉस ए, तो इसमें 3 एलिमेंट आ रहा है, ए बी सी आ रहा है, जो कि सेट ए का मेंबर है, उन्हें हम ऑर्डर ट्रिपलेट बोलते हैं उन एलिमेंट को। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, कह रहा है कि कोई ऑर्डर पेयर ए बी है इक्वल है कोई पेयर सी डी के। तो इसमें हम कह सकते हैं कि ए एलिमेंट जो होगा वो सी के इक्वल होगा और एलिमेंट बी डी के इक्वल होगा। ठीक, तो इन पर हम एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल क्या कह रहा है कि x प्लस 1 y माइनस 2, x प्लस 1 y माइनस 2 इज इक्वल टू 3, 4 है, इफ देन x एंड फाइंड x एंड y, x और y की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हमें क्या करना होगा, इसमें हमने क्या बताया कि कोई पेयर ए बी है सी डी पेयर के इक्वल है, तो इसमें हम क्या बोल सकते हैं कि ए एलिमेंट सी के इक्वल होगा और बी एलिमेंट डी एलिमेंट के इक्वल होगा। तो इसमें x प्लस 1 3 के इक्वल लिख सकते हैं, x प्लस 1 इज इक्वल टू 3, मतलब x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। और इसी तरह से y माइनस 2 4 के इक्वल होगा और y की वैल्यू इस तरह से 6 आ जाएगी। x और y की वैल्यू इस तरह से 2 और 6 आ गई। अब नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। अब इसके बाद रिलेशन को एक बार और समझ लेते हैं। कह रहा है कि कोई सेट ए है, सेट ए, ठीक है, इसमें एलिमेंट इस तरह से है 1 2 3 4 5 और दूसरा एलिमेंट बी है। ठीक है, इसमें एलिमेंट ए बी सी डी ई एफ है। ठीक है, तो सेट ए का हर एक एलिमेंट का पेयर सेट बी के एलिमेंट के साथ बनेगा। ठीक है, इस तरह से बनेगा, 1 का ए के साथ पेयर बना दिया, 2 का बी के साथ, 3 का डी के साथ, 5 का सी के साथ, इस तरह से हम पेयर बनाते गए। ठीक है, तो सेट ए के एलिमेंट को, ए के सभी एलिमेंट को हम डोमेन बोलते हैं, इनको हम डोमेन बोलेंगे।
और सेट बी के सभी एलिमेंट को हम कोडोमेन बोलेंगे, इनको हम कोडोमेन बोलेंगे, कोडोमेन, ठीक है। और सेट बी में वो एलिमेंट जिनका पेयर बन जाएगा उन्हें हम रेंज बोलते हैं, जैसे कि ए हो गया, ए बी सी डी और एफ है, इन सबको हम रेंज बोलेंगे, रेंज बोलेंगे। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं रिलेशन को। इसके बाद हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ रिलेशन कौन कौन से हैं, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब इसके बाद टाइप ऑफ रिलेशन पढ़ते हैं। कह रहा है कि ए रिलेशन आर डिफाइंड ऑन सेट ए इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन इफ इट इज ए क्रॉस ए, ठीक है। कोई सेट ए है उसका अपने आप में कार्टेशियन प्रोडक्ट यूनिवर्सल रिलेशन कहलाएगा। और दूसरा क्या कह रहा है कि ए रिलेशन आर डिफाइंड ऑन सेट ए इज नल सेट देन इट इज कॉल्ड नल रिलेशन। मतलब कोई रिलेशन आर है, क्या आ रहा है, एम्प्टी आ रहा है, ठीक है, वो सबसेट होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए के, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, ए क्रॉस ए इज इक्वल टू स्मॉल ए कामा स्मॉल ए सच दैट ए बिलोंग्स टू ए, स्मॉल ए सेट ए का मेंबर है। इस तरह से अगर सेम एलिमेंट का पेयर बनेगा तो उसे हम कहेंगे आइडेंटिटी रिलेशन, इसे हम आइडेंटिटी रिलेशन बोलेंगे। कि फॉर एग्जाम्पल सेट ए इज इक्वल टू 1 2 7, तो ए क्रॉस ए क्या होना चाहिए, 1 कामा 1 2 कामा 2 7 कामा 7, इनको हम आइडेंटिटी रिलेशन बोलते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, ए रिलेशन आर इन ए सेट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव इफ अल्फा कामा अल्फा बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू ए। कह रहा है कि अल्फा सेट ए का एलिमेंट है, तो यहाँ पर अल्फा का खुद के साथ रिलेशन है, तो इसलिए इसे रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, जैसा कि कोई एलिमेंट है उस एलिमेंट का खुद के साथ रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए सेट ए इज इक्वल टू 1 10 17 इफ आर ऑन सेट ए देन रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन निकालते हैं, क्या होगा, फिर आर इज इक्वल टू रिलेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 का रिलेशन 1 के साथ, फिर 10 का रिलेशन 10 के साथ, 17 का रिलेशन 17 के साथ, ये हो गया रिफ्लेक्सिव रिलेशन। और यही आइडेंटिटी रिलेशन भी है, इसी को हम आइडेंटिटी रिलेशन भी कहते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन। अब इसके बाद नोट्स के रूप में लिख सकते हैं कि एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन, एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब इसके बाद सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है देखते हैं। कह रहा है कि ए रिलेशन आर इन ए सेट इज कॉल्ड सिमेट्रिक इफ अल्फा बीटा बिलोंग्स टू आर देन बीटा अल्फा बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंग्स टू ए। कह रहा है कि अल्फा का रिलेशन बीटा के साथ है, तब बीटा का रिलेशन अल्फा के साथ होगा, तो हम कह सकते हैं कि सिमेट्रिक रिलेशन होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए कोई सेट ए है 1 2 4 5, आर इज इक्वल टू 1 1 1 2 2 1 4 1 1 4। इसमें कह रहा है कि सिमेट्रिक रिलेशन है कि नहीं है, तो 1 का रिलेशन 2 के साथ है, फिर 2 का रिलेशन 1 के साथ है, फिर 4 का रिलेशन 1 के साथ है, 1 का रिलेशन 4 के साथ है, इसलिए कह सकते हैं कि यह सिमेट्रिक रिलेशन है। और ये हो गया सिमेट्रिक रिलेशन का एग्जाम्पल। इसके बाद ट्रांजिटिव रिलेशन है। ट्रांजिटिव रिलेशन कह रहा है ए रिलेशन आर इज ए सेट ट्रांजिटिव रिलेशन इफ अल्फा बीटा बिलोंग्स टू आर बीटा गामा बिलोंग्स टू आर देन अल्फा गामा बिलोंग्स टू आर। कह रहा है कि अल्फा का रिलेशन बीटा के साथ है, बीटा का रिलेशन गामा के साथ है, तब कह सकते हैं कि अल्फा का रिलेशन गामा के साथ होगा, तो इसलिए इसे ट्रांजिटिव रिलेशन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं कि कोई रिलेशन आर है, 1 के रिलेशन 2 के साथ, 1 के रिलेशन 1 के साथ है, 3 के रिलेशन 1 के साथ,
फिर 2 का रिलेशन 4 के साथ, 1 के रिलेशन 4 के साथ। तो यहाँ पे कह रहा है कि ट्रांजिटिव रिलेशन है कि नहीं है। तो देख सकते हैं कि 1 का रिलेशन 2 के साथ है, यहाँ पे है। फिर देखेंगे 2 का रिलेशन किसी और एलिमेंट के साथ है कि नहीं है। तो यहाँ पर है 2 का रिलेशन 4 के साथ। तो इसलिए कह सकते हैं कि ए 1 का रिलेशन 4 के साथ होना चाहिए। तो यहाँ पर है 1 का रिलेशन 4 के साथ, इसलिए ए हो गया ट्रांजिटिव रिलेशन, इसलिए इसे ट्रांजिटिव रिलेशन बोलेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। इफ अल्फा बीटा बिलोंग्स टू आर एंड बीटा अल्फा बिलोंग्स टू आर, अल्फा इज इक्वल टू बीटा, देन आर इज कॉल्ड एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। कह रहा है कि अल्फा का रिलेशन बीटा के साथ हो जाए, फिर बीटा का रिलेशन अल्फा के साथ हो जाए, फिर होगा अल्फा इज इक्वल टू बीटा। अगर हो गया तो हम कह सकते हैं कि एंटी सिमेट्रिक रिलेशन है। कैसे? जैसे एग्जाम्पल के लिए देख लें, तो कोई रिलेशन आर है, इस तरह से हो जाए 1,1 2,2, तो इस तरह से होगा तो हम कह सकते हैं कि एंटी सिमेट्रिक रिलेशन है। इसके बाद कह रहा है इक्विवेलेंस रिलेशन। इफ रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशन, देन आर इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन किसे कहते हैं? अगर रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन होगा तब हम कह सकते हैं कि इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपको कुछ डाउट रह जाता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। आई होप समझ में आया होगा। अब हमने इस वीडियो में रिलेशन के सभी टॉपिक कवर कर लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।